हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में। बच्चों, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर बिलियन उसका एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो है हमारा हेनरी का नियम। आज हम हेनरी के नियम के पीछे बात करने वाले हैं। तो हेनरी का नियम हमें पता है कि कहाँ पर लागू होता है कि जब किसी गैस को द्रव में विलय किया जाता है तो वहाँ पर हेनरी का नियम अप्लाई होता है। तो आज कहने का मतलब है कि किसी गैस की द्रव में विलेयता और उसके साथ में हेनरी के नियम के ऊपर बात करने वाले हैं जी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास 12th है, एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा जाता है और इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं और एक गैस की द्रव में विलेयता का कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है इस हेनरी के नियम से। तो आज इसके बारे में पूर्ण रूप से बात करने वाले हैं। सारे डाउट्स आज यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे आपके, तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ। और अगर आप इस चैप्टर से संबंधित और कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके भी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में सेव है, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 से संबंधित कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, किसी भी डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे प्लेलिस्ट में उसका भी वीडियो लेक्चर मौजूद है। वहाँ से जाकर वो देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टार्ट की में क्लास में सबसे ऊपर जो यहाँ पर हम लिखे हैं कि किसी गैस की द्रव में विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो हम जानते हैं कि गैसें जो होती हैं वह द्रव में विलेय होती हैं। हम अवस्था के आधार पर इसके पहले या दूसरे चैप्टर में इस चैप्टर के दूसरे टॉपिक में हम बात कर रहे थे कि विलयन 9 प्रकार का होता है, जिसमें से ठोस के साथ है ठोस द्रव गैस का विलयन, फिर गैस के साथ ठोस द्रव गैस का विलयन, फिर गैस के साथ ठोस द्रव गैस का विलयन। कुल मिला के 9 टाइप हुआ था, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे कि गैस की द्रव में विलेयता। मीन्स यहाँ पर गैस हमारा विलेय है और द्रव इसमें विलायक है। द्रव में गैस मिला हुआ है, द्रव में गैस मिला हुआ है। तो ऐसे तो हम अपने लाइफ में कुछ उदाहरण देख भी रहे हैं, महसूस भी कर सकते हैं कि गैसें द्रव में विलय होती हैं। अब कहेंगे सर हम तो नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो बेशक भाई आप भी महसूस कर पा रहे हैं। कैसे? अब हम देख रहे हैं कि जो मछलियाँ होती हैं वह जल में हैं। अब मछलियाँ तो जल में हैं ही, इससे क्या मतलब हमको पता चल रहा है? पता भैया इस बात से चल रहा है कि अगर मछलियाँ पानी में हैं और हमें पता है कि किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है, तो अगर मछलियाँ पानी में हैं तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन गैस द्रव में होगी, उस पानी में होगी, तभी तो उस ऑक्सीजन को लेकर जिंदा है। आप ये ना समझें कि H2O पानी का सूत्र है तो O में जो लगा हुआ ऑक्सीजन है, H2 के साथ जो ऑक्सीजन लगा वही मछलियाँ लेती हैं। वो नहीं बात है, ऐसी कोई बात नहीं। वो अलग है, वो तो पानी उससे मिलकर बना हुआ है, वो उसका रासायनिक संगठन है, उसमें ऑक्सीजन को हम निकाल नहीं सकते हैं। अगर वहाँ पर मछलियाँ जिंदा हैं तो इसलिए जिंदा हैं क्योंकि पानी के अणुओं के बीच में ऑक्सीजन गैस घुली हुई है, ऑक्सीजन गैस विलेय है। और जब वही ऑक्सीजन गैस को विलेय होती है तो गलफड़े के द्वारा सांस और लेती हैं, गलफड़े के द्वारा पानी को अंदर लेती हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन गैस अलग हो जाता है, जिसका प्रयोग वो श्वसन की क्रिया में कर लेती हैं। इसके अलावा हमें पानी में किसी चीज़ का महक आना या बदबू आना, पानी से बदबू आना भी यही बात बताता है हमें कि जो गैसें हैं पानी में वो गैस विलेय है। जैसे कहीं पर हम जाते हैं तो पानी से हमें अमोनिया की महक आती है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर अमोनिया गैस कहाँ से आ रही है, अमोनिया गैस उसके अंदर विलेय है। जब वहाँ पर हम जाते हैं तो कुछ अमोनिया की गैसें जब निकलती हैं तो हमें एहसास होता है कि यहाँ से पानी से बदबू आ रही है, अमोनिया की गंध आ रही है। तो कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जो गैस के द्रव में विलेयता को दिखाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अगर गैसें द्रव में विलेय हैं तो ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं, कारक होते हैं जिसके द्वारा ये विलेयता प्रभावित होती है। क्या करने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाएगी और ऐसा क्या करने पर गैस की द्रव विलेयता बढ़ जाएगी।
कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में बात बताए थे कि पहला तो जो विलेयता होती है वो ताप द्वारा प्रभावित होती है। ताप कम ज़्यादा करने पर किसी भी विलयन में उसकी विलेयता प्रभावित होती है। लेकिन दाब के बारे में हम बात करे थे कि दाब का प्रभाव उन्हीं विलयनों के ऊपर पड़ता है जहाँ कम से कम एक कंपोनेंट गैस में होना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब या तो विलेय गैस अवस्था में रहना चाहिए या तो हमारा विलायक गैस अवस्था में होना चाहिए। ऐसी स्थिति होने पर ही ये दाब का प्रभाव विलयन पर पड़े। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो विलेय पदार्थ है वह गैस है, इसका मतलब कि दाब का प्रभाव पड़ेगा। दाब का प्रभाव पड़ने पर गैस की विलेयता प्रभावित होगी। तो इसी के संबंध में हमारा हेनरी का नियम भी है कि किसी गैस विलयन में जो गैस है, गैस के ऊपर अगर हम दाब बढ़ाएंगे, किसी विलयन में जो गैस है, गैस के ऊपर हम दाब बढ़ाएंगे तो उस गैस की विलेयता द्रव में बढ़ेगी, और अगर हम दाब कम कर देंगे तो विलेयता कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा द्रव यहाँ तक है, यहाँ पर किसी गैस को लेकर के हमने ऊपर से दाब लगाया। ये हमारा पिस्टन है, पिस्टन के द्वारा दाब लगाया जा रहा है। जब पिस्टन के द्वारा हम दाब लगाएंगे तो हम देखते हैं कि कुछ गैसें इसके अंदर घुल जाती हैं तथा कुछ गैसें इसके ऊपर हैं जो इस विलयन के पृष्ठ पर दबाव डाल रही हैं। यहाँ पर ये जो विलयन का पृष्ठ है, इसके ऊपर ये गैसें जो होती हैं वो दबाव डालेंगी। लेकिन अगर हम कहें कि अगर इसका हम दाब और बढ़ा दें, दाब और बढ़ा दें, कहने का मतलब यहाँ पर है कि यदि हम थोड़ा सा दाब और बढ़ा दें, अगर थोड़ा सा दाब हम और बढ़ा दें, ये हमारा इसके अंदर का द्रव है, अगर हम थोड़ा सा दाब और बढ़ा दें, मीन्स पिस्टन को हम अगर और दबा देते हैं, यहाँ पर हमने पिस्टन को और दबा दिया, यहाँ पर अलग अलग दो हमने वेट यहाँ पर रख दिए हैं पिस्टन के ऊपर। ये वाला हमारा W1 है और ये वाला हमारा W2। जब और अधिक वेट रख देते हैं तो अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर गैसों का जब ये पिस्टन का द्वारा दाब बढ़ा दिया जाएगा तो अंदर का आयतन कम हो जाएगा। अब जब अंदर का आयतन कम हो जाएगा तो प्रति एकांक आयतन में गैस के अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। प्रति एकांक आयतन में गैस की अणुओं की संख्या बढ़ने का मतलब है कि गैस की द्रव में विलेयता बढ़ गई है। जैसे यहाँ पर देखेंगे आयतन कम हो जाएगा तो यहाँ पर इसकी विलेयता बढ़ जाएगी। अभी जो काफ़ी दूर दूर यहाँ पर थे, अब पास पास में गैस के अणु हो जाएंगे, पास पास में गैस के अणु हो जाएंगे। साथ में जो क्षेत्रफल था वो भी कम हो गया, तो इसके ऊपर भी काफ़ी अधिक मात्रा में हो जाएंगे। अब हम देखते जो इतने आयतन में गैस के अणु आ रहे थे वह इतने आयतन में ही सभी गैस के अणु हैं, इतने ही आयतन में सभी गैस के अणु हैं। तो हम देख रहे हैं कि अब दिखने में भी लग रहा है, देखने में भी लग रहा है कि दाब डालने पर इस द्रव के अंदर गैस के अणुओं की संख्या अधिक हो गई, गैस के अणुओं की संख्या अधिक हो गई। तो यहाँ पर इसी बात को स्पष्ट करने के लिए कि कितना दाब डालने पर, कितना दाब पड़ने पर कितनी गैस की मात्रा द्रव के अंदर विलेय होगी, इसी के संबंध में हेनरी का नियम दिया। हेनरी ने एक नियम दिया कि दाब डालने पर किसी गैस की द्रव में विलेयता के संबंध में एक मात्रात्मक संबंध स्थापित किया, एक सूत्र की उत्पन्न किया, जिसके द्वारा हमें पता चल सकता है कि एक्चुअल में किसी विलयन के ऊपर कितना दाब डालने पर कितनी गैस की मात्रा उस द्रव में विलेय होगी। तो हम अब इसके बारे में बात करते हैं। हमको तो पता चल गया कि दाब डालने पर किसी गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं किसी दाब
लगाने पर दाब लगाने पर किसी गैस की द्रव में विलेयता पर हेनरी ने सर्वप्रथम मात्रात्मक संबंध स्थापित किया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। क्या लिखा हमने? दाब लगाने पर किसी गैस की द्रव में विलेयता पर हेनरी ने सर्वप्रथम मात्रात्मक संबंध स्थापित किया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। अब क्या नियम है भैया? हेनरी के नियम के अनुसार हेनरी के नियम के अनुसार क्या दिया हेनरी नियम ने कि स्थिर ताप पर अगर उसका टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखें, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता विलयन या द्रव के पृष्ठ पर लगने वाले आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर से, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता विलयन या द्रव के पृष्ठ पर लगने वाले आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या मिला हमें? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता विलयन या द्रव के पृष्ठ पर लगने वाले आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। यह सर्वप्रथम हेनरी नामक वैज्ञानिक ने किया। अब किसी गैस की द्रव में विलेयता, अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम यह समझ में आ रही थी, किसी गैस की द्रव में विलेयता हम किस रूप में रखें? उसके मोलरता के फॉर्म में रखें के रूप में, मोललता के रूप में लिखें कि मोल अंश के रूप में लिखें, पार्ट्स पर मिलियन में लिखें, तो किस रूप में उसकी सांद्रता को व्यक्त करें? यहाँ पर थोड़ी सी इस बात को लेकर समस्या आ रही थी। तो जो हेनरी का नियम था, उसी नियम में बाद में उसकी किस सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाए, उसके लिए हेनरी के ही समकालीन मीन्स होता है जब हेनरी थे तो उसी समय डाल्टन नामक वैज्ञानिक भी थे। तो हेनरी के समकालीन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने इस नियम में थोड़ा सा संशोधन कर दिया। क्या नियम कर दिया? हमने क्या नियम कर दिया कि गैस की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने हेनरी के नियम में
हेनरी के नियम में संशोधन किया। हेनरी के नियम में संशोधन किया। अब बात आई कि क्या संशोधन किया हेनरी के नियम में। हेनरी के नियम में संशोधन आया तो जो गैस की द्रव में विलेयता यहाँ पर थी, उस विलेयता को उन्होंने मोल अंश में व्यक्त कर दिया। बस इतने। गैस की जो द्रव में विलेयता थी, उसी विलेयता को मोल अंश में व्यक्त कर दिया। जब मोल अंश में व्यक्त कर देंगे तो क्या डेफिनेशन हो जाएगा? किसी द्रव में गैस का मोल अंश, किसी द्रव में गैस का मोल अंश उस द्रव पर पड़ने वाले, उस द्रव के पृष्ठ पर लगने वाले गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर से ये टर्म इतना वही रहेगा, स्थिर ताप पर। स्थिर ताप पर किसी गैस में स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैस का मोल अंश विलयन के पृष्ठ पर लगने वाले आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। बस यहाँ पर इतने चेंज किया तो क्या चेंज आया? स्थिर ताप पर द्रव में गैस का मोल अंश स्थिर ताप पर द्रव में गैस का मोल अंश विलयन के पृष्ठ पर कह सकते हैं या सतह पर, विलयन के पृष्ठ पर लगने वाले आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। ये हमारा हो गया हेनरी का नियम पूर्ण रूप से। अब हमने जान लिया कि हेनरी का नियम क्या होता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, कुछ इसको हम सूत्र के माध्यम से दिखाना चाहें तो मान लेते हैं, माना द्रव में गैस का मोल अंश x और द्रव के पृष्ठ पर लगने वाला आंशिक दाब P है। आंशिक दाब P है। तो हेनरी के नियम के अनुसार हेनरी के नियम के अनुसार तब हमें क्या मिल जाएगा? हेनरी के नियम के अनुसार हमें मिल जाएगा कि जो P गैस का मोल आंशिक दाब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गैस के मोल अंश के। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब हमें पता है कि प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे, तो हम यहाँ पर कांस्टेंट KH लगा देते हैं, P इक्वल टू KH। अब कहेंगे सर KH क्या है? तो KH अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसे हेनरी नियतांक कहते हैं। इसे हेनरी नियतांक कहते हैं। इसे
हेनरी नियतांक। के एच अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसे हेनरी का नियतांक कहते हैं। अब यहाँ पर बात आ गई कि हेनरी नियतांक हेनरी नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसीलिए इस नियतांक को हमने हेनरी नियतांक कह दिया। क्या हेनरी नियतांक फिक्स होता है? क्या हेनरी नियतांक फिक्स होता है? ऐसी बात नहीं। हेनरी नियतांक जो होता है वह सभी गैसों के लिए अलग अलग होता है। यह विलायक और विलेय की प्रकृति पर निर्भर करता है। हेनरी नियतांक जो होता है वह विलायक और विलेय की प्रकृति पर निर्भर करता है। हम क्या लिख रहे हैं? हेनरी नियतांक विलायक और विलेय की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करता है। हेनरी नियतांक विलायक और विलेय की प्रकृति पर निर्भर करता है। हेनरी नियतांक की वैल्यू से हमें क्या पता चलता है? अब जाहिर सी बात है कि किसी गैस के अगर हम उसके ऊपर लगाया गया आंशिक दाब है, यहाँ पर KH की वैल्यू है। अगर KH की वैल्यू ज़्यादा होगी तो X की वैल्यू कम होती है। अगर KH की वैल्यू कम होगी तो X की वैल्यू ज़्यादा होगी। मीन्स कहने का मतलब यहाँ से आ रहा है कि अगर KH की वैल्यू ज़्यादा है किसी विलयन के लिए तो वहाँ पर X मतलब गैस की विलेयता, गैस का मोल अंश वहाँ पर कम होगा। अगर वहाँ पर KH की वैल्यू कम है किसी विलयन के लिए, इसका मतलब विलेयता वहाँ पर अधिक होगा। तो यहाँ पर हेनरी नियतांक की वैल्यू से भी हम किसी स्थान पर विलेयता का पता लगा सकते हैं। फिर से, अगर हेनरी नियतांक की वैल्यू अधिक है तो वहाँ पर गैस का मोल अंश जो विलेयता होगी वह कम होगी। इसका मतलब गैस की कम मात्रा विलयन में विलेय है द्रव में। और अगर KH की वैल्यू कम है, इसका मतलब कि जिस पदार्थ की हम लिए हैं वहाँ पर उसकी अधिक मात्रा विलेय है। तो ये हमारे पास यहाँ पर बन के आ गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हेनरी नियतांक होता है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका भौतिक महत्व क्या होता है, इसका हम कहाँ कहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हेनरी नियतांक का भौतिक महत्व, फिजिकल सिग्निफिकेंस। हेनरी नियतांक का भौतिक महत्व क्या है, इसका कहाँ कहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। तो एक तो यह है कि जितने प्रकार के सोडा वाटर हम बाज़ार में बिक रहे हैं, देख रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बाज़ार में बिक रहे हैं, आजकल गर्मी का समय है तो काफ़ी यूज में है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही किसी कोल्ड ड्रिंक्स के बाटल को हम खोलते हैं तो जैसे ही खोलोगे तुरंत देखोगे एक गैस वहाँ से निकलती है। जैसे खोलोगे गैस निकलती है, इसका मतलब पता चल रहा है कि उस गैस को वहाँ पर जबरी डाला गया। अगर कोनो इंसान के कहीं पर जबरी रखा जाए कि यहाँ रहबई करे, तो जैसे उसको चांस मिलता है तुरंत वहाँ से भाग निकलेगा, तुरंत वहाँ से भागेगा, क्योंकि वहाँ पर जबरी है। अगर कोई अपने मन से कहीं पर है तो कहाँ जाएगा। ठीक उसी प्रकार वहाँ पर गैसों के लिए हो जाता है कि वहाँ पर CO2 गैस को उच्च प्रेशर, हाई प्रेशर क्रिएट करके CO2 गैस को वहाँ पर भरा जाता है। जैसे ही ढक्कन कमज़ोर होता है वहाँ पर तुरंत वो गैस निकल जाती है। तो सभी प्रकार के सोडा वाटर और पेयजल में CO2 गैस उच्च दाब पर भरी जाती है, हाई प्रेशर, जो हेनरी के नियम पर रिलेट करती है कि प्रेशर जब बढ़ा देंगे तो वहाँ पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। जहाँ पर हाई प्रेशर कर देंगे तो CO2 गैस उस सोडा वाटर में जाकर आराम से मिल जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला सिग्निफिकेंस है इसका यही है, क्या है कि सभी सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स में
कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 गैस उच्च दाब पर भरी जाती है। इसका मतलब विलय करी जाती है। दूसरा इसका हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या आया? दूसरा फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, भौतिक महत्व, कि जितने भी गोताखोर होते हैं, समुद्रों में जो गोताखोर होते हैं, वो अक्सर मोतियों की तलाश में समुद्र की काफ़ी गहराइयों में चले जाते हैं। जब गोताखोर इसके तलाश में, मोतियों के तलाश में अधिक गहराई में जाते हैं तो पानी के दबाव के कारण वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और उस उच्च दाब के प्रभाव के कारण उनके शरीर में जब सांस लेते हैं तो सांस लेते समय ऑक्सीजन गैस के अलावा नाइट्रोजन गैस की उनके रक्त में विलेयता बढ़ जाती है। हमने क्या कहा? ऑक्सीजन गैस के साथ उनके रक्त में नाइट्रोजन गैस की विलेयता बढ़ जाती है। अब हेनरी का नियम लग रहा है, हाई प्रेशर हुआ तो नाइट्रोजन गैस के अंदर अधिक विलय होने लगी। अब कैसे नाइट्रोजन गैस आई? जाहिर सी बात है कि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ वहाँ पर नाइट्रोजन गैस भी होती है। ऐसा जो हमारा सिस्टम होता है, जो ऑक्सीजन गैस वहाँ पर लगाते हैं, उसमें भी नाइट्रोजन गैस की कुछ मात्रा होती है, परंतु इसकी विलयता बहुत कम होती है। लेकिन जब हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो वहाँ पर नाइट्रोजन गैस भी उसके अंदर घुलने लगती है। अब वो गहराई में जाते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर मेंटेन हुआ रहता है प्रेशर के साथ में ये विलयता। लेकिन जब वहाँ से वो ऊपर आने लगते हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो गैस की द्रव में विलयता भी कम होनी चाहिए, और जाहिर सी बात है कि जब गैस की द्रव में विलयता कम होनी चाहिए तो नाइट्रोजन गैस वहाँ से निकलेगी। लेकिन जब नाइट्रोजन गैस निकलना शुरू करती है, जैसे ही नाइट्रोजन गैस निकलना चाहती है तो उस जो रक्त नलिकाएं होती हैं, केशिकाएं होती हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस का बुलबुला बन जाता है। जब नाइट्रोजन गैस का बुलबुला बन जाता है तो नाइट्रोजन गैस रक्त के साथ बाहर नहीं निकल पाती है, और जब वो नाइट्रोजन गैस बाहर नहीं निकल पाती है और प्रेशर कम हो गया तो उनके जोड़ों में और मांसपेशियों में बहुत तेज़ी से दर्द होने लगता है, जिसको हम बेंड्स कहते हैं। अगर ये बेंड्स बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो कभी कभी यह डॉक्टरी उपचार के लिए या जानलेवा भी हो सकता है। तो ये वाला हमारा हेनरी के नियतांक का दूसरा अनुप्रयोग है। तो हमने कहा कि उच्च दाब पर गोताखोर समुद्र की गहराई में जाते हैं तो उच्च दाब के कारण नाइट्रोजन गैस की विलयता रक्त में बढ़ जाती है। परंतु जब ऊपर आते हैं तो दाब कम होने के कारण नाइट्रोजन गैस निकलना चाहती है। परंतु केश नली में या रक्त की नली में नाइट्रोजन का बुलबुला बन जाता है। बुलबुला
बन जाता है, जिससे उनकी मांसपेशियों में तेजी से दर्द होता है, जिसे बेंड्स कहते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा। और यहाँ पर हम तीसरे की अगर बात कर लें कि तीसरा अनुप्रयोग क्या है, तो तीसरा ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने फाइटर प्लेन बनाया था, और जो फाइटर प्लेन में पायलट थे वे जब एवरेस्ट की ऊंचाई के ऊपर गए, कहें तो लगभग 8000 फीट की ऊंचाई के ऊपर गए, तो उन्होंने देखा कि उनको यह महसूस हुआ कि उनकी सोचने की शक्ति और उनकी क्रियाशीलता दोनों कम हो गई। जैसे ही फिर नीचे आते थे तो उनकी सोचने की शक्ति और क्रियाशीलता फिर वैसे ही हो जाती थी। तो वहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आया कि एक्चुअल में इतनी ऊंचाई पर हो क्या रहा है जिसके कारण सोचने की शक्ति और क्रियाशीलता दोनों घट जा रही है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर चले जाते हैं तो वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, हमारे शरीर में वायुमंडलीय दाब, हमारे शरीर के ऊपर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, हवा का दाब कम हो जाता है। हवा का दाब कम होने के कारण, जब दाब कम हो जाएगा तो हमारे रक्त में ऑक्सीजन गैस की विलेयता कम हो जाती है। कम ही मात्रा में ऑक्सीजन गैस हमारे रक्त में विलेय होगी। अब आप समझ सकते हैं कि अगर कम ही ऑक्सीजन हमको मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर की क्रियाशीलता घट जाएगी, दिमाग कम काम करेगा, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा, पल्स रेट डाउन हो जाता है, तो इस कारण से सोचने की शक्ति कम हो जाती है। तो इस रोग को हम बोलते हैं एनॉक्सिया। क्या बोलते हैं? एनॉक्सिया। तो हम तीसरा जानते हैं कि अधिक ऊंचाई पर जाने पर, अधिक ऊंचाई पर जाने से मनुष्य के रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता कम हो जाने के कारण सोचने की शक्ति घट जाती है, जिसे एनॉक्सिया कहते हैं। ना किसी ऊंचाई पर जाने पर मनुष्य में रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता कम हो जाने के कारण उनकी सोचने की शक्ति घट जाती है, जिसके कारण इसको हम एनॉक्सिया कहते हैं। अब विलेयता कम क्यों हो जाती है? क्योंकि दाब कम हो जाता है, हवा का दाब, वायुमंडलीय प्रेशर शरीर पर कम हो जाता है, इस कारण से विलेयता घट जाती है। तो ये हमने बात कर लिया पूरा हेनरी का नियम, जिसमें हमने बात किया कि गैस की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर ताप के विषय में बात करेंगे। किसके ऊपर? ताप के ऊपर बात करने वाले हैं। गैस की द्रव में विलेयता पर
ताप का प्रभाव। अगर हम अब ताप की बात करें, अभी तक तो हम यहाँ पर स्थिर ताप रखे थे। अगर हम ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो पहली बात ये जानना है कि ताप का प्रभाव, हम बताए हैं कि ताप का प्रभाव जो होता है वह लासातलीय नियम के अनुसार चलता है। अब मेरे भाई को समझ में नहीं आ रहा है कि लासातलीय नियम क्या है, तो भाई तुमने कक्षा 11 को सही से नहीं पढ़ा है। क्लास 11th के 7th चैप्टर इस समय 6th चैप्टर हो गया है, जो कि हमारा है इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। उस चैप्टर के लास्ट में ये लासातलीय नियम दिया है। लासातलीय नियम क्या कहता है कि यदि किसी अभिक्रिया में सांद्रता, ताप और दाब आदि कोई भी प्रभावित करने वाले ऐसे जो भी हैं, सांद्रता, ताप और दाब द्वारा अभिक्रिया प्रभावित होती है, जब इसमें परिवर्तन होता है तो सदैव अभिक्रिया उस दिशा में अग्रसित होती है जहां अभिक्रिया का ताप कम हो जाए, परिवर्तन का प्रभाव कम हो जाए या समाप्त हो जाए। ये एकदम सिंपल सा रूल है कि अगर हमारे ऊपर कोई आपत्ति आती है तो हम सदैव उस दिशा में अग्रसित होते हैं जहां पर वह आपत्ति खत्म हो जाए या तो उस आपत्ति का मेरे ऊपर से प्रभाव कम हो जाए। तो कहने का मतलब कुल निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर इस चीज़ को कैसे अप्लाई करेंगे, इसके बारे में हम देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अगर हम जानते हैं कि अगर विलेयता है, विलेय और प्लस विलायक मिल रहे हैं, विलेय प्लस विलायक मिल रहे हैं, विलयन बन रहा है। क्या बन रहा है? विलयन बन रहा है। यह विलयन दो तरीके से होता है, यह विलयन दो तरीके से बन सकता है, या तो उष्माशोषी हो सकता है या तो उष्माक्षेपी हो सकता है। उष्माशोषी या तो उष्माक्षेपी ना। तो मान लेते हैं ये दो तरीके से हुआ। कौन कौन हो सकता है? या उष्माशोषी हो सकता है, या उष्माशोषी हो सकता है, या तो उष्माक्षेपी हो सकता है। उष्माक्षेपी हो सकता है। विलयन बनेगा तो या तो विलयन का दाब पहले की तुलना में, अक्सर ऐसा देखा जाता है, आदर्श विलयन में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में कोई भी विलयन आदर्श होता नहीं है। अगर कोई विलयन आदर्श नहीं है तो जाहिर सी बात है कि या तो हीट का लॉस होगा या तो हीट एब्जॉर्ब होगा। अगर विलयन बनने के बाद हीट का लॉस होता है, ऊर्जा निकल जाती है, हीट निकलता है, तो वह उष्माक्षेपी हो जाएगा। अगर हीट को अवशोषित कर देता है, ले लेता है, तो वह उष्माशोषी हो जाता है। हम जानते हैं कि उष्माशोषी जो होता है उसमें टेम्परेचर बढ़ता है। क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है। यहाँ पर ताप बढ़ता है, और जो उष्माक्षेपी होता है वहाँ पर ताप घटता है, ताप घटता है। अब अगर उष्माशोषी हुआ है तो जाहिर सी बात बा कि उसकी जो विलेयता होगी, वह ताप अगर बढ़ने से उसको संतुष्टि हो रही है, उसको अच्छा लग रहा है, वो ताप बढ़ा रहा है अपना, तो उसीलिए विलेयता भी बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर विलेयता बढ़ेगी। लेकिन जो उष्माक्षेपी होते हैं उनकी विलेयता जो होती है ये टेम्परेचर को कम करने के फेवर में है, ताप कम करने के फेवर में है। तो क्या हो जाएगा कि उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ताप घटने पर विलेयता बढ़ती है, ताप घटने पर विलेयता बढ़ती है। ये दोनों बातें हमने समझ लिया कि जो उष्माशोषी अगर है तो ताप बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ेगी, लेकिन उष्माक्षेपी है तो ताप बढ़ेगा तो ताप घटेगा, तब जाकर विलेयता बढ़ेगी। ताप अगर बढ़ेगा तो विलेयता कम हो जाएगी। तो हमारी जो गैस की द्रव में विलेयता वाला जो ये विलयन बनता है वह यही टाइप वाला है। गैस की द्रव में विलेयता वाला जो हमारा विलयन होता है वह होता है उष्माक्षेपी। अगर उष्माक्षेपी है, अगर गैस की द्रव में विलेयता उष्माक्षेपी है तो जाहिर सी बात है ताप घटेगी तो विलेयता बढ़ेगा, और ताप बढ़ने पर विलेयता घट जाती है। तो कहेंगे कि गैस की द्रव में विलेयता
गैस की द्रव में विलेयता कैसा है? ऊष्माक्षेपी है। इसलिए ताप बढ़ने पर गैस की द्रव में विलेयता घट जाती है। ताप बढ़ने पर गैस की द्रव में विलेयता घट जाती है। अब ये हमें पता चल गया कि विलेयता यहाँ पर घट जाएगी। तो ये था हेनरी का नियम और गैस की द्रव में विलेयता वाली बात कि गैस की द्रव में विलेयता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। वह ताप पर भी निर्भर करती है और दाब पर निर्भर करती है। तो ये था आज की क्लास, जिसमें हमने किसी गैस की द्रव में विलेयता पर हेनरी का नियम, इस पर दाब का प्रभाव, ताप का प्रभाव, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। एक चीज़ यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि गर्मी के दिनों में जब तालाब का पानी बहुत कम हो जाता है, तो जब दोपहर में पानी एक तो कम हो गया है, उसमें ऊपर से मछलियाँ हैं, ताप जब ऊपर से धूप इतनी तेज़ पड़ती है तो तालाब का पूरा पानी गर्म हो जाता है। अगर तालाब में पानी ज़्यादा है तो ऊपर तो गर्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी ज़्यादा पानी होने के कारण टेम्परेचर एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर कम पानी रहता है तो वहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा, टेम्परेचर वातावरण का बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ी से धूप होती है, इसके कारण तालाब का पूरा पानी एकदम से गर्म हो जाता है। और तालाब का पूरा पानी गर्म होने के कारण क्या होता है कि जो मछलियाँ होती हैं, तालाब का पूरा पानी गर्म होने के कारण जो ऑक्सीजन गैस उस द्रव में घुली होती है, वहाँ पर उसकी विलेयता कम हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ने पर विलेयता घट जाती है, वहाँ से ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। ऑक्सीजन गैस निकल जाने के कारण जो मछलियाँ होती हैं उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस नहीं मिलता है। तो हम देखते हैं कि तालाब में पानी रहते हुए भी मछलियों का दम घुट जाता है और वो ऊपर मरकर तैरने लगती हैं। उनकी डेड बॉडी जो होती है ऊपर हमको दिखने लगती है। तो ये लगता है कि अरे भाई मछली कैसे मर गई, पनिया रहा तो वो मर गई। इसलिए मर जाती हैं क्योंकि टेम्परेचर हीट हुआ, द्रव में विलेयता ऑक्सीजन की कम हो गई और उनको सांस लेने में दिक्कत हुई, इसलिए मर गई। तो ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ से ही हम समझ सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। अगला होगा हमारा राउल्ट का नियम। द्रव में द्रव की विलेयता के ऊपर राउल्ट ने अपना एक नियम दिया था, उसके बारे में बात करने वाले हैं और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और यहाँ पर इसको भी तैयार रखेंगे क्योंकि ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आपने वीडियो को पूरा वॉच किया और अगर आपको कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने में तो बेशक कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपके आंसर को देंगे और 100% कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे साथ लगे हुए हैं और अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके और हमें थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़े कि जो हम आपको चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो सही में समझ में आ रही है। उसके पीछे हम और भी मेहनत करेंगे और आप और अच्छे तरीके से आपके लिए क्लासेस लेके आएंगे। तो ओवरऑल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।